आप उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा की अपनी एक पहचान है कि वहां कौन लोग नौकरी करेंगे, कौन लोग मकान बनाएंगे, कौन लोग घर बनाएंगे, कौन लोग अधिकारी बनेंगे। उसकी एक क्राइटेरिया है, एक पहचान है, एक नियम है। आप बंगाल जाइए, वहां भी एक पहचान बना हुआ है कि बंगाली कौन होंगे। क्या सब जाएंगे और सबको बंगाली बोला जाएगा क्या? आप अगर यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं लुपुंगडी की धरती में, अगर आप लोग सभी उठ के चले जाते हैं बंगाल, तो क्या लोग आपको बंगाली मानेंगे? नहीं मानेंगे। यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है कि बंगाली कौन है, उड़िया का कौन है, गुजराती कौन है, मराठी कौन है। ये सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अलग अलग पहचान है। आप यदि यहाँ से उठ के चले जाएंगे मेरा धनबाद बोकारो, तो क्या आपको हम खेत देंगे जोतने के लिए? नहीं देंगे। खाने के लिए दे सकते हैं। आप जितना दिन रहिएगा हम आपको खाने के लिए दे सकते हैं, आपको हम पढ़ने के लिए दे सकते हैं। खेतवा तो नहीं ना देंगे जोतने के लिए। खेत समझ रहे ना, क्योंकि वो खेत मेरा है, वहां के लोगों का है, आपका यहाँ आपके लोगों का है, ये खेत आपका है। हम अभी यहाँ आए हैं, 7-8 दिन हम यहाँ रहेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? ज्यादा से ज्यादा खाना दीजिएगा, रहने दीजिएगा, एक दो को कपड़ा दीजिएगा, यही दीजिएगा ना। यहाँ का जमींदारी हमको नहीं ना दीजिएगा, यहाँ का जो नौकरी सब हमको नहीं ना दीजिएगा। तो यही राज है कि बंगाल बंगालियों का, उड़ीसा उड़िया का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का। लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सबका है। झारखंड की कोई पहचान नहीं है। क्यों भाई? इतना बड़ा अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ क्यों? क्यों नहीं झारखंड की पहचान? और क्या झारखंड हमने, किसी ने हमें उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया है क्या? नहीं ना। क्या झारखंड हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है? नहीं दिया है। हमने 88 साल संघर्ष किया है, 1-2 साल नहीं, 88 साल। क्या यहाँ कोई है क्या 88 साल के? नहीं है ना। यानी एक युग, एक शताब्दी तक हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब हमें यह झारखंड मिला है। ऐसे तो नहीं मिला है। जब ऐसे नहीं मिला है तो फिर यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के नियोजन में यदि किसी का पहला अधिकार होना चाहिए तो झारखंडी का होना चाहिए। हमारी तो यही लड़ाई है। हमारे जो, थोड़ा सा समझिएगा, हमारे लगभग 4-5 राज्य हमारे साथ सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा लगाता है, उसको अभी बाइकआउट करते हैं। 4 राज्य हमारे झारखंड से सीमा लगाते हैं। चारों राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ बिहार लगाता है, उत्तर में बिहार, पूरब में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। उड़ीसा की पहचान क्या है? भाषा। अगर आप उड़ीसा की भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा, तो आप वहां के गने जाएंगे। वहां के जो नौकरियां होंगी, वहां का जो नियोजन होगा, उसमें आप अधिकार कर सकते हैं। उड़ीसा की पहचान है भाषा। बंगाल की पहचान क्या है? वहां भी भाषा है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, वहां आपको बंगला आना होगा, बंगला में जानना होगा। यानी ये जो हमारे इधर के 2 राज्य हैं, उड़ीसा और बंगाल, वहां की पहचान है भाषा। लेकिन ठीक जो हमारे इधर है, पश्चिम में और उत्तर में, वहां भाषा नहीं है। बिहार में भाषा नहीं है। बिहार में क्या है? खतियान, 1932 का खतियान। छत्तीसगढ़, वहां भी क्या है? 1932 का खतियान। यानी इसका मतलब है कि राज्य, मुख्यतः जितने भी राज्य बने हैं, उनका आधार जो बनने का होता है, या तो भाषा होती है या तो खतियान होती है। मुख्यतः यही होता है। मान के चलिए कि झारखंड, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाना चाहें तो संभव नहीं है। झारखंड भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, वे विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। इसीलिए झारखंड को भाषा के आधार पर एक हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड की पहचान भाषा से हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम रिपोर्ट की भी बात करें तो 9 भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर एक हम तय नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड कैसे बन सकता है? खतियान से बन सकता है। तो इसलिए उदाहरण सामने है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन होगा। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा, झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे हैं कि नहीं?
और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं वो हमारी माटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है, लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन रहे, सविता महतो रहे और भी मंगल कालिंदी रहे, वे लोग संभव है यहाँ के होस्ट हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं है। क्या वे IAS IPS के रैंक में हैं? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में हैं? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी हैं? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, तो कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपका किधर है ना बगल में। चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुर्मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संथाली है, हो है, उरांव है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज हैं, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 गो गांव, छोटा छोटा, हम मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेघर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं है। 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, जिन गांवों को आपने उजाड़ा है। क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान उनकी उनकी माटी, उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका होना चाहिए। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। 1.5 रुपया डिसमिल में उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैथान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 गो बेटा है, अगर में बहुत धान भरायल है, बेटा समझ रहे ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, तो इनकी माटी को छीनना होगा। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए।
क्या ये माटी हमें किसी ने उपहार में दिया है? नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गांवों में हैं, मान के चलिए उन गांवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो क्या हम सारंडा के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपने जमीन, अपनी सरजमीन, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला अगर हमारी जमीन से उत्पादन होता है तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। एक कहावत था कि हमारा पानी हमारा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। क्या है भाई? पानी हमारा, पसीना हमारा और बिजली जला रही है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपको पता है कि नहीं कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन होता है वो पूरा बंगाल को इंजर करती है और उसके बाद बांग्लादेश को, और यहाँ झारखंड के लोग अंधेरे में हैं। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य, कहीं के लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है। और मैंने बार बार कहा है कि हमारे पुरुष ही नहीं, हमारी माताओं बहनों ने भी आगे आकर आंदोलन किया है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर कर झोलियां दी है, हमने भर भर कर झोलियां दी है। ऐसे झारखंड नहीं मिला है, ऐसे मांगने से झारखंड नहीं मिला है। जहां एक सर कटाने की आवश्यकता थी वहां हमने दर्जनों सर चढ़ाए हैं, तब जाके आज झारखंड मिला है। आज लगातार साजिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है निर्मल दास, सुनील दास के साथ साजिश नहीं हुआ है? तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं। हम तो कब खत्म कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब उतने वे लोग हमारे समाज के नहीं, पूरे झारखंड के वे पहाड़ जैसे लोग थे, वे बरगद थे, वे छाया देते थे झारखंड को। उन्होंने उन बरगद को गिराने का काम किया है, तो हम और आप क्या हैं? हम तो छोटी मोटी झाड़ियां भी नहीं हैं। ठीक है, हम निर्मल नहीं बन सकते हैं, हम सुनील नहीं बन सकते हैं, 100 मिलके तो बन सकते हैं ना। एक अकेला अगर निर्मल दा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनील दा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्या यहाँ की माटी के जवानों में वो दम नहीं रहा कि 100 मिलकर भी बराबरी नहीं करेंगे? या फिर इस कोल्हान की धरती ने निर्मल और सुनील को जन्म देना छोड़ दिया है क्या? नहीं ना, तो सामने होगा ना। और थोड़ा सा समझिएगा, मैं तो जब निर्मल दा के बारे में तो विशेष नहीं जानता हूं, लेकिन सुनील दा की जब हत्या हुई थी मैंने अखबार में पढ़ा था। मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, शायद होली का दिन था, 2007 था ना, 4 मार्च 2007। थोड़ा सा समझिएगा, मैंने बार बार कहा है आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक दार्शनिक हूं, मैं आपको आपका भविष्य दिखाने आया हूं। अरे भविष्य छोड़िए, आज मैं आपको सुनील दा की शहादत को यहाँ प्रकट करके मैं आपको आपका भूतकाल दिखा रहा हूं कि भूतकाल में क्या षड्यंत्र हुआ होगा। निर्मल दा की शहादत हुई थी 2007। अखबार में, चूंकि बचपन से मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मैंने अखबार में पढ़ा, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शायद सुनील दा सांसद थे उस समय, शायद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का चर्चा चल रहा था। क्या ये सही है? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं उस समय एक नन्हा सा बालक था, मैं एक मिडिल स्कूल का छात्र था, लेकिन चर्चा सुनने में आया था कि सुनील दा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे थे। यानी साजिश तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद ये भी सुनने में आया, जब शहर में सुनील दा की अर्थी आई थी, सुन रहे कोई जश्न मना रहा था, कोई कंपनी सुनने में आया था, वहां बहुत लाइट उत्सव मनाया जा रहा था।
क्या संदेश है इसका? क्या संदेश है? उसी दिन जिस दिन उस कंपनी की वर्षगांठ थी, सुनील दा का पार्थिव शरीर शहर घुस रहा था। क्या मैं तो आज एक नन्हा सा बच्चा हूं, लेकिन मैं 2007 को यहां रिपीट करना चाहूंगा। जिन्होंने भी सुनील दा को मारा था, वे उस कंपनी को कह रहे थे कि लो, तुम्हारी स्थापना दिवस में तुम्हारे शत्रु को मैंने ढेर कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई नहीं हो सकती है? ये आप बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या ये सही है ना? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सुनील दा का शव पड़ा था लहूलुहान, किसी ने सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा, जिन्होंने भी मारा होगा किसी बड़े लोगों ने फाइनेंस किया होगा, और शायद उनका संबंध उनके घर में उस दिन उजाला था जिस दिन हमारे घर में सुनील दा की शहादत हुई थी। तो आज मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, आज जितने युवा इस माटी के हैं, अगर आप निर्मल और सुनील दा की शहादत का अगर दिल में जरा सा भी रोष है, तो शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो सपना था कि झारखंड में झारखंडियों को हक मिले, वो सपना हमें और आपको मिलकर पूरा करना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निर्मल सुनील दा की घटना से कुछ दिन पहले शायद किसी कंपनी के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर उनका टेबल टॉक भी हुआ था। क्या ये सही है? कुछ दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के साथ, जो कंपनी रहे उनके साथ टेबल टॉक हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर। तो संकेत और इशारे तो स्पष्ट करते हैं कि आज से नहीं, सदियों से जब जब इस माटी के बेटे ने ललकार भरी है, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा साजिश रची है। आज एकजुटता की बारी है, क्योंकि आज ये बात हमें भी स्वीकारनी होगी कि निर्मल और सुनील रोज रोज पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही आते हैं। लेकिन हाँ, वे अगर 100 सालों में एक बार आते हैं, तो हम 100 मिलकर जरूर उनका मुकाबला और उनके जैसा बन सकते हैं, और उन्होंने जो सपना छोड़ कर गए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जमीनें हमारी, माटी हमारी, और अस्थायी कौन हो रहे हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग। क्यों भाई, अन्याय नहीं है क्या? जमीनें हमारी छीनी गई है। मैं तमाम कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, तो क्या दया नाम की चीज आप में नहीं है? मानवता आप में नहीं है? यदि है, तो जिनकी जमीनें ली है, पहले नियोजन, पहले मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और नहीं तो याद रखिएगा, इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आप कहां से आए हो? इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है, इस दुनिया ने जार की सत्ता को भी देखा है, जो मामूली छात्रों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए इन छात्रों को हक अधिकार से वंचित ना करें। इनके जमीन पर पहला हक अधिकारी ने मिलना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि झारखंड के लोग असंवैधानिक हम नहीं हैं। असंवैधानिक वे हैं जो सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अनुसूची 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग असंवैधानिक है। हम तो संविधान की बात करते हैं और हमेशा हमारा नाता रहा है। आज ये लोग कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं। आपको मानना होगा, आपको स्वीकारना होगा, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, ये सदियों से अलग रही है। अगर आप कहेंगे कैसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं, निश्चय ही आपने पढ़ा होगा 1865 में कानून बना था हिंदुस्तान में, इंडियन सक्सेशन एक्ट। आपको याद होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट। वो कानून लगभग 20 वर्षों तक कायम रहा। 20 वर्षों के बाद उस कानून में फिर से सर्वे होता है, और सर्वे करने वाले रिजले एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरे हिंदुस्तान में मान्य हो सकता है, क्योंकि उनका जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है, उनका तरीका। झारखंड में ये मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी एक अलग पहचान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं। और हमने हमेशा बताया है, आपको जलियांवाला बाग याद है, लेकिन आपको सरायकेला गोलीकांड याद नहीं है। यहाँ की हर पहचान के साथ हिंदुस्तान के राइटरों ने, इतिहासकारों ने हमेशा जाति की है।
1857 को पहली क्रांति कहा जाता है। उससे 100 साल पहले से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड की सरजमी से और यही कोल्हान की सरजमी से। कभी ढाल भूम, कभी वीरभूम, कभी मान भूम, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं इतिहास के पन्नों में जगह नहीं है, ना किसी ने लिखने की जहमत की है। क्योंकि ये बात मानना होगा कि हम लोग उस समय कलम में पीछे थे, ये बात सच्चाई है। आज अगर हमारे पास कलम की ताकत होती तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे पहले क्रांतिकारी, सबसे पहले शहीद रघुनाथ महतो होते, लेकिन हमारे पास कलम नहीं थी। जो सम्मान अन्य क्रांतिकारी को मिला वह तिलका मांझी, सिद्धू कानू, रघुनाथ महतो, चांदू महतो को कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत नहीं थी। आज हम लोग कलम चलाने लगे हैं, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं, निश्चय ही बदलाव आएगा, बशर्ते अगर हम लोग एकजुटता के साथ लड़े। एकजुटता का मायने होता है आज हमें टूटने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें छिटकने की आवश्यकता नहीं है। आज एक जगह, एक मंच में, एक विचारधारा के साथ आकर लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, सुनेंगे आप लोग। एक किसान था, उस किसान ने, उसके किसान के घर में 3 चीजें थी, उसने पालने का काम किया था उस किसान ने। एक कबूतर था, एक मुर्गा, समझते हैं ना मुर्गा आप लोग, लड़ाते हैं क्या, लड़ाते हैं, और एक बकरा था। एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा था। एक दिन कबूतर के टोंग समझ रहे हैं, यानी उसका घर, उसमें एक सांप आता है। सांप यानी शत्रु, सांप यानी घुसपैठिया। जैसे हमारे गांव, हमारे समाज में बहुत सारे घुसपैठिया आए हैं, ठीक उसी प्रकार कबूतर का जो टोंग था उसमें एक सांप आता है। तो जाहिर सी बात है हमारे समाज के लोग कमजोर भी हैं, कोई मजबूत भी है। तो ठीक उसी प्रकार कबूतर ने मुकाबला करने में असमर्थ था कबूतर। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सांप से मेरा मुकाबला हो पाएगा। उसने मदद मांगा, किससे? उनके और 2 भाई थे, मुर्गा और पांठा। तो पहले उसने मुर्गा से जाकर कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में एक सांप घुस आया है, थोड़ा मदद करो, तुम नोचने वाले, तुम उड़ने वाले, थोड़ा इसे साइड कर दो। उस मुर्गे ने कहा कि सांप तुम्हारे घर में आया है, तुम्हारे घर में घुसा है, ये झगड़ा तुम्हारा है, तुम हैंडल करो, हम साथ नहीं देंगे। अब क्या हुआ, वो कबूतर, नन्हा सा कबूतर चला गया बकरे के पास। बकरे से उसने क्या कहा कि दादा ऐसा बात है, एक सांप मेरे घर में घुस आया है, आप मेरी सहायता करो। बकरे ने भी वही उत्तर दिया कि मामला आपका है, घर में आपके घुसा है, झगड़ा आपका है, आप समझो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर को लगा कि ये लोग भाई बलशाली हैं, ये धनवान हैं, हम गरीब हैं, मेरी सहायता नहीं करेंगे। ये लोग मगरूर हो चुके, ये घमंड में भर चुके हैं। उसने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को किसी तरह लिया और कबूतर रात को उड़ जाता है। कबूतर तो चला गया, लेकिन सांप तो था ही ना। उसने रात को किसान की पत्नी को डसने का काम किया। अब जब किसान की पत्नी को डसा तो सुबह झाड़ फूक करने वाले लोग आए, थोड़ा सा मित्र, आपूस कुटुंब समझ रहे ना, आपूस कुटुंब देखने आए। अब देखने आए तो खाने के लिए चाहिए ना, मुर्गा को काटा। 2 दिन बाद और 2 लोग आए, मुर्गा खत्म था, बचा था पांठा, अब पांठा को काटा गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है, यदि मुर्गा और बकरे ने यदि अपने छोटे भाई कबूतर की साथ दिया होता, आज तीनों जिंदा होते हैं। यही समाज है। आप बलवान हो सकते हैं, आप बलवान हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, लेकिन एगो निंगसा बोलते हैं ना हम लोग, कब आ जाए, किस बहाने से आ जाए, कहना मुश्किल है। तो इसलिए मगरूर ना हो, दर्प में दर्पित ना हो। अगर आपका समाज का व्यक्ति है, आपका भाई है, उसकी सहायता करें, उसका साथ जरूर दे। क्योंकि आज जो लड़ाई आई है, ये समाज की लड़ाई है, ये सामूहिकता की लड़ाई है। एक अकेला हार जाएगा, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। अब देखिए, एक हजारीबाग का मामला है, तो अगर कागज है तो लाएंगे, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। विनोदा, देखिए हजारीबाग का मामला है, जेपीएससी समझते हैं ना, हमारे समाज की एक बहन है, उन्होंने हजारीबाग उनका घर है, जेपीएससी क्लियर किया है। अब देखिए उनके साथ क्या साजिश हो रही है।
ये हजारीबाग का मामला है, चूंकि हम कागज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बड़े सवाल पूछते हैं कि भाई आप सिर्फ ऐसे ही करते हैं या कोई तर्क है, कोई लिखित प्रमाण है। ये मामला हजारीबाग का है। जेपीएससी में उन्होंने इम्तिहान को क्लियर किया है, उनकी नौकरी लगभग तय है BC1 से, क्योंकि हम लोग BC1 में आते हैं, और उनके स्थान पर जिनको नौकरी दिया जा रहा है उनका सारा चीज BC2 में हुआ है। उनका एग्जाम देना, उनका फॉर्म भरा जाना, सारा चीज BC2 में हुआ है। और एक मजेदार बात, वो हमारे राज्य की नहीं है। जिसके बदले, हमारी बहन के बदले जिनको ये नौकरी प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे राज्य की नहीं है। उनका एक बार नाम सुना देते जो हमारी है। कुमारी प्रेरणा दीप, पिता का नाम नागेश्वर महतो है, घर है आपका बरकट्टा हजारीबाग। कुमारी प्रेरणा दीप, उन्होंने क्या किया है, सारा चीज क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है और BC1 से, और वो सीट भी BC1 की है। जिस सीट के लिए उन्होंने दावा किया है वो सीट BC1 की है, लेकिन अभी जॉब किसको दिया जा रहा है, BC2 को। जबकि नियमता क्या है, जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को मिलना चाहिए। जबकि इससे पहले जो भी सारा जो इनका प्रतिद्वंदी है उनका सारा चीज, एग्जाम, रिजल्ट, सारा चीज BC2 में हुआ है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आ रही है वो BC2 BC1 बन जाता है। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी साजिश। और यही नहीं, लगभग आधा दर्जन विधायक मंत्रियों ने लिखा है अपने पत्र में। सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी मंत्री जी का है, मथुरा प्रसाद महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश डॉक्टर लंबोदर महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, इतने लोगों ने लिखा है कि ये गलत हो रहा है। सबने अपने अपने लेटर पैड में लिखा है कि कुमारी दीप प्रेरणा जो है, प्रेरणा दीप, इनके नियोजन को आप गलत तरीके से किसी और को दे रहे हैं। एक नहीं 5-6 विधायक मंत्रियों ने लिखा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। समझ सकते हैं, जब इतने विधायक मंत्री बोने पड़ जा रहे हैं तो हम लड़ पाएंगे? अगर हम लोग एकजुटता के साथ नहीं रहे, अगर हम लोग चीजों को नहीं समझे, तो क्या हम लोग लड़ पाएंगे? नहीं ना लड़ पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है लड़ने की, आज आवश्यकता है समाज को नवनिर्माण की, आज आवश्यकता है समाज को फिर से जगाने